गुड आफ्टरनून। एक सेकंड में जरा सिस्टम से और लॉगिन कर लेता हूँ। तो एक तो देखो, कल मेरे पास में टोटल 6 से 7 कॉल आए हैं। किस लिए? कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कल मत रखना आप। तो वो तो मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। रीजन बीइंग, लास्ट अगर मेरे पास कोई फोन आया तो वो आया है 6-7 बजे के आसपास। अरे 6-7 बजे आप ये कह रहे हो कल मत रखना, आपके पास में उसके बाद टाइम है, 3-4 घंटे का टाइम है। आप उसमें 50-60 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। वैसे 175 टोटल क्वेश्चन है, 175 में से आपको हाफ करने थे, तो ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी ऐसा तो है नहीं कि वो कल दिया था, इतने दिनों से दिया हुआ है। तो वो सब चीजें के लिए फोन मत ही किया करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर कुछ कंसिडरेबल होता है तो वो समझ में आता है। ठीक है, ऐसे नहीं। उसमें गिनती के आपको 50-60 क्वेश्चन करने हैं और वो भी 6 बजे आप कह रहे हो सर कल मत रखो। अरे 6 बजे भी करना शुरू करोगे तो कर लोगे उनको तो 2-4 घंटे में। तो आज हमने अवस्थी का करना था ना डिस्कशन, आज के लिए बोला हुआ है ना। यस सर। तो यस सर। शेयर करो स्क्रीन। क्या नाम है? मल्होत्रा आर्यन। सर मेरे ना थोड़े से डाउट्स भी थे वेव मैकेनिकल मॉडल में। वेव मैकेनिकल मॉडल में तो क्वेश्चंस आएंगे तभी बता देंगे साथ में। ठीक है सर उसमें क्वेश्चन नहीं, वैसे थ्योरी में डाउट था। मुझे भी थ्योरी में है। चलिए बोलो, चलो पहले वो बता देते हैं। बोलिए क्या डाउट है। सर जो एक हंड्स रूल है सबसे पहले तो, हाँ सर जैसे नाइट्रोजन में वो होते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर हंड्स रूल के अकॉर्डिंग जैसे अब 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तीनों एक सेम स्पिन के होने चाहिए या दो सेम स्पिन एक अपोजिट स्पिन आ सकते हैं ऐसे? नहीं 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 नहीं, उनका जो रूल है ना उसका पूरा नाम है हुन्स रूल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाम क्या है उसका? शिवम, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और किस चीज की मल्टीप्लिसिटी? स्पिन। अगर उसको भी अगर आप पूरा लिखना चाहो तो वो होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ नंदनी 11th क्लास में। क्या था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला? कुछ ऐसा था ना, कुछ 2s+1 इसको बोलते थे, यस या सर, केवल इस s को बोलते थे, कुछ ऐसा था कुछ फॉर्मूला। 2s+1 को ही बोलते हैं। 2s+1 वाला था। इसके पास में तुम्हारा जो भी सवाल था, क्या नाम है शिवम, तुम ये कह रहे थे सर या तो हम ऐसे रखें, यस सर। भाई ये तो केस 1 ऐसे ले लेते हैं, यस सर। या फिर आप ये कहते हैं सर ऐसे भी रख सकते हैं हम केस 2 की तरह। ठीक है, आगे केस सर समझ। बताइए आपके लिए एस क्या हो गया? एस हो गया आपका +½ +½ +½ कितना हो गया? प्लस में 3/2 हो गया। इस केस में क्या क्या होगा? +½ +½ -½ कैंसिल, कितना हो गया? +½ हाँ जी, +½ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस केस में आ रही है, इस केस में आ रही है।
सर Second- फर्स्ट केस में आ फर्स्ट रही है। केस में आ रही है। फर्स्ट केस यही है कि मतलब सेम ही होगा पहला वाला जो इसमें होगा। उसमें वो अलग बात है कि वो सब तीनों माइनस हाफ वाले भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ एस की बात करते हैं हम, केवल एस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सर आगे समझ। और बताइए भी, और गर्ल्स में से कोई कुछ कह रहा था कि कुछ थ्योरी में डाउट है? सर एक मुझे ना डी ऑर्बिटल्स में वो नोडल प्लेन में दिक्कत आ रही थी। ये कौन से वाले डी में या सारे डी में? वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और एक जेड स्क्वायर में भी पूछना था। इधर देखिए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में नहीं है कोई दिक्कत? नहीं तो उसमें नहीं। देखते हैं, दिक्कत है नहीं है। डी वाई जेड में नोडल प्लेन बताना कौन कौन से होते हैं? डी वाई जेड के लिए जेड एक्सिस जेड एक्सिस जो है वो नोडल प्लेन है, एक्सिस प्लेन नहीं, है। मतलब जो जेड एक्सिस के थ्रू पास कर रही होगी। क्या पास कर रही होगी? इनफाइनाइट, एक एक्सिस के अलोंग इनफाइनाइट प्लेन्स पास करते हैं, आपने पूरा 3D पढ़ा हुआ है। सर एक्स जेड वाला और एक एक्स वाई होएगा। एक्स वाई वाला तो जेड एक्सिस के अलोंग पास भी नहीं कर रहा, फिर भी है। वो वाई एक्सिस वाला होएगा। तो जो आप पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूँ। ये तो ठीक बताया है आपने, थोड़ा लेट, थोड़ा सा घूम फिर के बताया, बट बता दिया है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले तो अर्षिता शेप बताइए इसकी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप कैसे होती है? एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। डबल डम्बल है और एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक है, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग। यस अब इसमें जो आपके नोडल प्लेन होते हैं वो ये होते हैं। अगर मैं कभी 11th क्लास में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बताता इनकी इक्वेशन, तो शायद आपको नहीं समझ में आती, बट अभी आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी कि x इक्वल टू वाई। अब तक तो हम x इक्वल टू वाई को केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझते थे, लेकिन अब आप लोग प्लेन पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा शायद ये भी एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा। करेगा या नहीं करेगा आप लोग? यस सर करेगा। Yes, sir. ये है आपके पास में x इक्वल टू माइनस ये जो दो प्लेन हैं ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन का काम करते हैं। बताइए अर्षिता, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर तो डी जेड स्क्वायर और बता दिया जाए। यस सर वो भी। डी जेड स्क्वायर देखिए, हाँ जी, डी जेड स्क्वायर कैसे होता है? डी जेड स्क्वायर की शेप बाकी डी से थोड़ी अलग होती है अर्षिता। बाकी सारे के सारे जो डी है उनकी शेप कैसे होती थी? डबल डम्बल। ठीक है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर होता है इसकी शेप आपके पास में होती है क्या? बेबी सूट। मतलब उसमें सिंगल डंबेल होता है और एक रिंग होती है ना? यस सर। और वो जो डंबेल होता है वो किस एक्सिस के अलोंग होता है? वाई Why? डंबेल होता है जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है वो जेड एक्सिस है, कंफ्यूज मत होना कि वाई एक्सिस है ना, ये इसको मैं जेड एक्सिस मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस जेड एक्सिस के अलोंग तो आपका होगा जी डंबेल, और अगर ये जेड एक्सिस है तो फिर इधर बीच में यहाँ पर होगा प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन। उस एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होती है इस तरीके से। ये रिंग कहाँ है? रिंग है आपकी एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है आपका डंबेल। ये होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और इसमें जो नोडल प्लेन उसको नहीं बोलेंगे, टर्म जो होता है एक्चुअली वो टर्म नोडल प्लेन होता भी नहीं है, टर्म होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। और अब तक जितने भी हमने ऑर्बिटल पढ़े थे उनमें एंगुलर नोड का काम कौन करता था? नोडल प्लेन एंगुलर नोड का काम करता था। लेकिन पहली बार डीजेड स्क्वायर में एंगुलर नोड का काम
नोडल कोन करेंगे, नोडल प्लेन नहीं, नोडल कोन। दानिशा कैसे होंगे ये नोडल कोन, कहाँ कहाँ होंगे ये नोडल कोन? सर वो जो आपने जेड एक्सिस के अलोंग वो बनाया उसके अलोंग देखिए ये ऊपर कैसे होते हैं, अपेक्स होएगा। यहाँ पर टिप होगा, ये जो ओरिजिन है यहाँ पर टिप होगा उसका, कोन का वर्टेक्स जिसको कहते हैं, बाकी कुछ इस तरीके से आपके पास में एक कोन निकल के जाएगा। आ रही है अर्शिता बात समझ में? ऐसी हाँ एक जी नीचे सर। बना देना। ये जो ऑरेंज में मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पास में नोडल कोन का काम है, ठीक है? बोलिए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर मेरे को मतलब इस नोडल कोन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस नोडल कोन का सिग्निफिकेंस ये है कि आपके पास में इस पर्टिकुलर कोन में dz² का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि फिर सर ये कैसे पता चला कि यहाँ नहीं पाया जाएगा, ऐसा ही है ना? यस सर। तो वो क्या है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व करके बाकायदा आपके पास में एक एक ऑर्बिटल के लिए एक इक्वेशन आती है, हर एक ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन आती है। तो dz² के लिए भी एक इक्वेशन आती है, और उस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तब वो प्लॉट करके ये फिगर बनता है। ओके सर। ठीक है, r थीटा फाई में कुछ एक इक्वेशन आती है, r थीटा फाई, ये जो आपके पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें एक इक्वेशन आती है, और उसके हिसाब से तो वो dz² के लिए क्या इक्वेशन होती है वो आपको इवन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिगर याद रखो, काम चल जाएगा उससे। ओके सर। सर हाँ जी, सर जो आपने ऊपर वो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम बताया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, वो क्या है? मेरे को कराया नहीं था प्लस। सूल ही नहीं पढ़ाया था तुमको? हंड्स रूल तो पता है, ये मैक्सिमम स्पिन वाला नहीं पता क्या है। हुनसूल क्या क्या पता है तुम्हें? हुनसूल के बारे में तुम क्या जानते हो वो बताओ। पेयरिंग तब होती है, पेयरिंग करनी तब स्टार्ट होती है जब सारे ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड हो जाएं। पेयरिंग से पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला? सेम स्पिन के होने चाहिए। हाँ तो बस वही वही बताया, सेम स्पिन के पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद में फिर रिपीटिशन स्टार्ट। ओके। वो जो है ना उसका पूरा नाम जो है वो वही है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली अटेन ही तब होगी जब आप जो पहले इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो सारे सेम स्पिन के रखोगे, और उसके बाद में फिर रिपीटिशन स्टार्ट। ठीक है? सर हाँ जी सर स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन है हमारे सिलेबस में? बिल्कुल है, बट क्या है वो समझो। इक्वेशन तो ठीक है, वो तो एक लाइन की इक्वेशन है, वो तो आप देख करके याद भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आपके पास में डबल, क्या बोलते हैं उसको, डबल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो डबल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप लोग पूरी मैथ्स पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपका कंसर्न नहीं है, सॉल्व करके जो उसका एक्सप्रेशन आता है वो आपका कंसर्न नहीं है, उससे आपके पास फाइनली नोट्स और वो सब कैसे निकालते हैं, बस केवल वो हमारे काम की चीज। जैसे यहाँ पर अभी जैसे अर्शिता पूछ रही थी सर ये कैसे पता चला कि ये इस तरीके से इसमें नोड आएगा, तो वो सब कुछ एक्चुअली उस इक्वेशन से आता है। उस इक्वेशन में कुछ जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यूज हम निकालते हैं कि कब वो जीरो हो जाएगा। वो साई के लिए एक्सप्रेशन आता है, साई के लिए एक एक्सप्रेशन आता है, फिर वो एक्सप्रेशन हम देखते हैं कब कब जीरो हो सकता है। तो वो जो जीरो है वो कब कब हो जाएगा, वो इन पॉइंट्स के लिए होगा जो मैंने फिलहाल अभी ऑरेंज से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो उन सब का जो प्लॉट जब आप करोगे उनका क्या बोलते हैं उसको, एक उसमें मैथ्स में एक टर्म होता था ना, एक पॉइंट अगर चलता जाए तो फिर जो कर्व बनता है लोकस। हाँ, तो वो जो लोकस है फिर उस सब पॉइंट्स को मिला करके वो आपके पास में कोन आ रहा है। सर इसका रेडियस भी फिक्स्ड ही होता है? इसका रेडियस, ये जो नोडल कोन है इस नोडल कोन का रेडियस फिक्स होता है, इसका ये जो इंटरनल एंगल कुछ बोलते थे ना इस वाले एंगल को, वो Yes, एंगल फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। लेंथ फिक्स नहीं होती, वो इनफाइनाइट तक होती है। सर dz² में नोडल प्लेन 0 होते हैं ना? नोडल प्लेन नहीं होते हैं, हाँ जी, एंगुलर नोड होते हैं, और एंगुलर नोड नोडल कोन के फॉर्म में होते हैं, नोडल प्लेन नहीं होते। सर 2 होते हैं ये? एंगुलर नोड 2 होते हैं जो कि नोडल कोन के फॉर्म में है। नोडल प्लेन अगर आप पूछोगे dz² में तो वो 0 होगा। ओके सर। सर एक ऐसे ही नीचे की तरफ।
हाँ जी, सर जो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद ये ग्राफ बनवाए थे साई से रिलेटेड, साई और आर के बीच में, साई स्क्वायर और आर, सर वो बता दो एक बारी। ऐसे प्लीज रिपीट कर Yes, sir. वो मैं भी बता देता हूँ। वो वैसे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वो ग्राफ आते किस बेसिस पे है? वो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके साई का एक्सप्रेशन निकाला जाता है। अगर एक दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे उसमें आपको कुछ कुछ एक्सप्रेशन समथिंग करके दिया हुआ भी है ना, वो याद नहीं करना आपको। आपको क्या याद करना है वो मैं बताता हूँ आपको। 1s 2s और 2p के लिए, 1s 2s और 2p के लिए ये तीन तीन ग्राफ आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1s के लिए देखते हैं। 1s के लिए पहला ग्राफ शिवम किसके बीच में बनाएंगे? सर साई और आर के बीच में। साई और आर के बीच में। और कैसे बनाएंगे? पहला ग्राफ कैसे बनेगा? सर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बन जाएगा। रेक्टेंगुलर मत बोलिए, रेक्टेंगुलर ऊपर से आता है, ये यहाँ से आएगा। पर ये टच करेगा उसको, एक्सिस को। थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं कुछ गलत बता दूं तो आप उसमें करेक्शन कर देना, ठीक है? पर जहाँ तक मुझे ये वाला याद आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास होगा, ठीक है? यस यस सर। बात करते हैं हम साई स्क्वायर का। सेम है। सेम ही आएगा ना साई स्क्वायर का भी, यस यस इस तरीके से बना लेना। फिर इसके बाद में अगला बनाते थे हम, जो मेन चीज है क्या? 4 प्रोबेबिलिटी आर वाली। स्क्वायर डी और आर फिर साई स्क्वायर। ये साई क्या होता था? एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को कहते थे। और वेव वेव फंक्शन फंक्शन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। नहीं नहीं होता। ये साई स्क्वायर क्या होता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी। जब मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था तो उतना आप लोग नहीं जानते थे, बट अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स वाले चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी होगी, रो, जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलते थे। और जब Yes. इससे टोटल चार्ज निकालना होता था तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते थे हम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से, फिर पूरा इंटीग्रेट करके स्फीयर का वो पोटेंशियल और जाने क्या क्या निकाला करते थे। ये सब काम किया होगा Yes, ना sir. आपने? तो वही चीज है यहाँ पर आपके पास साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर आपको पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी? ऑब्वियसली उसमें वॉल्यूम कर दिया हमने, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर किसका वॉल्यूम है? शेल का। ये एक आर डिस्टेंस पे एक जो आपने एलिमेंट लिया है, स्फेरिकल एलिमेंट जो लिया है उसका वॉल्यूम, ठीक है? और यहाँ पर आर चल रहा है। तो शिवम ये वाला कैसे आ जाएगा ग्राफ? सर ये भी पहले वालों की तरह ही आ जाएगा, बस इसमें मैक्सिमम आएगा एक। मतलब पहले वालों की तरह कैसे हुआ? पागल वाली बात कर रहे हो? सर इंटरसेक्शन में मिलती एक मैक्सिमम आएगा फिर नीचे। इस तरीके से आएगा जी, ठीक है? नेक्स्ट 2s के लिए बात करते हैं। 2s के लिए कैसे कैसे चलेगा? एक नॉट आ जाएगी इसमें। वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये देखिए एक बार नीचे जाएगा, नेगेटिव हो पाएगा 2s यस का। नहीं आ रहा है बट शायद तक कुछ ये ऐसे जाएगा। सही है क्या शिवम? यस सर। यस Yes, sir. साई स्क्वायर का जब आप बनाओगे तो फिर उसमें क्या होगा? नेगेटिव। वो ऊपर ही टच रहेगा। करेगा ऊपर। और जब ये तीसरा वाला ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? दो बार टच करेगा। दो बार टच करेगा। ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? नोड को रिप्रेजेंट। कौन से नोड को? कौन से नोड को? रेडियल नॉट। रेडियल नोड। Radial. ध्यान देना, ये रेडियल नोड होगा क्योंकि यहाँ जो आप वेरिएशन देख रहे हो प्रोबेबिलिटी का, वो रेडियस के साथ देख रहे हो। यहाँ से केवल रेडियल नोड का ही पता चल सकता है इन ग्राफ से। एंगुलर नोड के बारे में ये ग्राफ कोई जानकारी किसी भी तरीके की नहीं देता। नेक्स्ट एक 2p के लिए और बताइए, 2p के लिए कैसे कैसे आते, कैसे होता था 2p के लिए? नीचे से स्टार्ट होता था नीचे से स्टार्ट और होके रीजन से मैक्सिमा आके फिर टेंडिंग टू जीरो नीचे। तीनों ग्राफ एक जैसे बन जाएंगे क्या? सब थर्ड वाले का मैक्सिमम ज्यादा यस सर, वो नीचे वेरी कर सकता है। मैक्सिमा एक्चुअली इसमें भी सेम डिस्टेंस पे नहीं है, केवल ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है। मैक्सिमा यहाँ पर भी डिफर करेगा, ठीक है? तो वो थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है बट बाकी पैटर्न जो होगा वो सेम है। क्लियर है?
और बताइए, और कुछ पूछना चाहो तो इसमें? सर हाँ जी। सर ये वाले ग्राफ तो लगभग याद थे, लेकिन अगर ऐसे रैंडम पूछ लिया कि साई स्क्वायर का 3p ऑर्बिटल के उसके साथ बताओ, मतलब इधर देखिए कैसे करेंगे। 3p नहीं, मैं और भी आपको 5p के लिए बताता हूँ। ये बताइए हर्षिता, इसमें हमें ये रेडियस के साथ है, तो केवल रेडियल नोड के बारे में पता चलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि 5p में रेडियल नोड कितने होते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके हिसाब से। सर 3। पक्का? कहाँ कहाँ होंगे 3? कहाँ कहाँ होंगे वो 3 नोड? पहला नोड आएगा 2p और 3p के बीच में, ठीक है। दूसरा आएगा 3p और 4p के बीच में। यस सर, और एक 4p तीसरा आएगा 5। 4p और 5p के बीच में। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3 नोड है ना, ये 3 नोड अब आपको दिखाने पड़ेंगे जी यहाँ पर इस वाले ग्राफ में। तो हम जो बना रहे हैं वो मैं सीधे प्रोबेबिलिटी का बना देता हूँ, ठीक है। 4 pi r square dr into psi square for 5p r square 4 pi r square dr into psi square for 5p, और यहाँ चल रहा है r। 3 जो रेडियल नोड होंगे ना आपस में, देखो वो ऐसे दिखा होगा आप। ये क्या है हर्षिता? पहला रेडियल नोड। यस सर। ये थोड़ा सा ऊपर करते हुए ये क्या आ गया आपके पास में? दूसरा रेडियल। और ऊपर करते हुए ये क्या आ गया आपके पास में? तीसरा रेडियल नोड। और थोड़ा और ऊपर करते हुए अब कोई नोड नहीं आएगा, अब इसको ऐसे एसिम्प्टोटिकली बना देना। आ गई बात समझ में? यस सर। और बताइए। अभी और बताओ, और कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो फिर अवस्थी स्टार्ट करते हैं। सर फिर इसमें रिजल्ट्स ही याद रखने ना सिर्फ? इसमें रिजल्ट्स याद करना है। एक्चुअली उस इक्वेशन को सॉल्व आप कर ही नहीं पाओगे, वो हमारे लेवल से बाहर की चीज है। एमएससी में जाके करते हैं उसको, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह लगा कर, तो वो चीज अभी हमारे काम की है नहीं, निकाल नहीं पाएंगे। सर बुक में कुछ क्वेश्चंस है लास्ट में, क्वेश्चंस हो जाएंगे सब, बिना उसके हो जाएंगे क्वेश्चंस। आप बताइए, वो सब मैं करके दिखाऊंगा आपको। करें फिर, क्वेश्चंस पे आए। यस हम डी ऑर्बिटल के नहीं मिलते ऐसे ग्राफ? हम क्या डी कह रहे हो? ऑर्बिटल के ग्राफ नहीं मिलते? एक सेकंड, एक एक करके बोलो। कौन? ध्रुव बोलो। हाँ ध्रुव बोलो, क्या कह रहे हो? मैं पूछे सर, हम डी ऑर्बिटल के ग्राफ नहीं मिलते ऐसे? डी ऑर्बिटल के? यस सर। बना सकते हैं, बताइए किसका बनाना है। सर मतलब मेथड तो समझ आ गया, मतलब हम बना सकते हैं ना। मैंने पहले रजिस्टर में नहीं बनाया होता अपने 11th के। हाँ, तो जैसे मैंने 5p का बना के दिखाया ना, उसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हो, f का भी ठीक है बना सर, सकते बना तो दूंगा मैं। यस सर। हो। आर्यन, हाँ सर लेंथेनम में 4f से 5d में क्यों जंप कर गया था इलेक्ट्रॉन? लेंथेनम में 4f से 5d में क्यों जंप कर गया था इलेक्ट्रॉन? सर एक्सपेक्टेड में हाँ समझ गया कॉन्फ़िगरेशन। मैं, वो जो, हाँ एक इलेक्ट्रॉन जो आना चाहिए था उसमें। देखो एक्सचेंज एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है उसमें। एक्सचेंज एनर्जी आपके पास में ज्यादा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी जो आती है उस केस में, वो वहां से आती है जब वो 5d में जाता है। बट वो केवल एक ही में होता है लेंथेनम वाले में, बाकी फिर वापस जब आप देखोगे अगले वाले में तो वापस से फिर f में आने लगता है। तो उसको एक्सेप्शन की ओके सर। तरह ही याद रखो। हाँ जी, 1 से लेकर 10 तक बताइए लेवल 1 में, कोई डाउट हो तो। 1 to 10। 1 to 10 कोई भी डाउट? अच्छा अब एक सेकंड देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रेज, ये मैंने एक्चुअली आपको 11th क्लास में पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि एक्स रे आपको पता होगा, अब आपने जस्ट अभी अभी फिजिक्स में शायद पढ़ लिया होगा, पूरा का पूरा चैप्टर है एक्स रेज। हम क्या पढ़ते हैं उसमें, अगर केमिस्ट्री में हम पढ़ते भी, एक पैरा पढ़ा देते हैं आपको, एक पेज पढ़ा देते हैं, यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर है। एससी वर्मा में पूरा चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से, कि एक्सरेज कैसे जनरेट होती हैं, उसमें वो जो पीक आते हैं, अल्फा बीटा क्या क्या बोलते हैं उनको, के लाइन, और तो सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको उतना डिटेल में इसीलिए 11th में नहीं पढ़ाई, बट अब आई थिंक सब कुछ आपको पता चल गया होगा एक्सरेज के बारे में। ठीक है,
यस। चलिए भाई 10 तक कोई भी डाउट हो? नहीं है। 20 तक बताइए, 20 तक कोई भी डाउट हो? टिल 20 एनी डाउट? 30 तक, 30 तक बताइए, 30 तक कोई भी डाउट हो सर तो? 25 का ए पार्ट। 25 का ही। ए क्यों नहीं आया? यस पार्ट देखेंगे, ध्यान दीजिए। An There is a electron question in- travels with a velocity of x meter per second. For a proton to have the same de Broglie wavelength, the velocity will be approximately. सर ये तो सर ये question अलग क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है Different सर मेरी question. बुक में। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? या तो फिर कोई मुझे भेजो सर WhatsApp। 26 था इसका। 26 वाला 26 क्वेश्चन सेम है। 26 है इस बुक में। अच्छा, इस बुक में जो 26 है वो पूछना चाह रहे हो आप? ठीक है, 26 देखिए, 26 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें ये बता दो कौन से ऑप्शन पे आपको गड़बड़ी लग रही है, वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है, आप इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में इसमें तो लिख नहीं पाऊंगा ना शायद, वो करना जरा आर्यन, कॉपी पेस्ट कर दो, अलग से जो स्पेस क्रिएट करते हो ना तुम। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? टी इज इक्वल टू, लिखो आर्यन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। नहीं ऐसे नहीं, पूरा नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं आप? माइनस 13.6 Z² अपॉन n² है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या इसकी डबल होती है, नहीं होती है टोटल एनर्जी की? Yes. तो उसको, उसका भी फॉर्मूला आपको पता चल गया। माइनस 13.6 का डबल करोगे 27.2 इंटू Z²/n²। आ गया? यस सर। अब इसको क्या हम प्रोपोर्शनैलिटी कह सकते हैं Z²/n² के साथ में, अगर माइनस का साइन आ गया है तो? No, sir. माइनस के साइन की वजह से गड़बड़ है, बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यस सर। आ जाइए वापस। 30 तक कोई डाउट किसी को? फोर्टी तक कोई डाउट? सर ये 31 का ए पार्ट। यस 31 का ए पार्ट में प्रॉब्लम है। इसका सर ये 31 Planck's- आपका वाला 31? इस वाले का 31। इस वाले बुक का 31। Which of the following statement does not form part of Bohr model of hydrogen atom? Which of the following statement does not form part of Bohr's model of the hydrogen atom? मतलब बोर मॉडल का पार्ट नहीं है, इसका केवल ए पार्ट आप पूछना चाह रहे हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब तो शायद पता चल गया होगा ना अब तक आपको? यस यस सर। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज ही आती हैं। फिक्स है, मतलब या तो ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कुछ वैसा कुछ होगा। एक मतलब फिक्स है, मतलब माइनस 13.6 होती है, या फिर उसके बाद में फिर ये होती है, फिर उसके बीच वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये चीज तो सही सर आगे समझ, मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का समझ रहा था। ये उसने बोला था क्वांटाइजेशन। तुमसे कहा था कि दिवाली पे रॉकेट मत बांधो अपने पैर पे, पर तुम तोड़ना चाहते थे। कर गया ना दिमाग पे फर्क? बढ़ो आगे 40 तक। सर 33 में एक चीज पूछनी थी। सर इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जैसे कोई भी डाउट वो ना, आप इसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन नंबर बताना, फिर वो फालतू का कंफ्यूजन होगा। इसके हिसाब से बताइए। 33 इसके हिसाब से ही बता रहे हो ना? नहीं सर। तो देख लो पहले वो इसमें कौन सा है, वही वाला बता दो। देखा? नहीं सर, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ। बोलोगे? पूरा लिखना पड़ेगा। चलो बोलो, लिखिए आ रहे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ helium positive ion 19.6 10⁻⁻18 जूल पर एटम है। तो सर Be3 पॉजिटिव आयन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है
सेकंड स्टेशनरी स्टेट पे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। लेकिन तो स्टेशनरी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? सर यहाँ पे स्टेशनरी लिखा स्टेशनरी में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी ना सर मेरे को इसमें ये डाउट था, जैसे कि Be3 पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन होएगा वो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। करेगा, लेकिन इसमें है नहीं ना, इसमें तो ऑलरेडी उसको सेकंड स्टेशनरी स्टेट में माना हुआ है। मतलब तो सर जब उसको जंप कराएंगे वो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड नहीं होगी? वो दे चुके हो आप, वो सब काम पास्ट में हो चुका है, उसका आप लेना देना नहीं, हो गया वो काम। अच्छा फिर ठीक है सर, हो जाएगा। वैसे हो गया था सर, वही डाउट था। बढ़ो आगे। 40 तक कोई डाउट किसी को? ये रहा, देखो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था इसमें 41 है। यस सर। हाँ जी, 40 तक किसी को डाउट? बढ़े आगे। 50 तक बताइए, 50 तक कोई डाउट हो तो देख लो आराम से, ऊपर नीचे हो सकता है नंबर। 50 तक थोड़ा सा जूम इन कर दो इसको, मतलब जूम आउट कर दो, मिनिमाइज टाइप कर दो, इतना भी मत करो यार, ज्यादा दिखेगी ना। हाँ जी देख लो, कोई इसमें क्वेश्चन आपको पूछना हो तो। नहीं है, बढ़ो आगे। 60 तक बताइए। नहीं है। 70 तक बताइए। देख लो जरा आराम से 70 तक, जो भी आपको इसमें पूछना हो। नंबर नहीं मिल रहा हो तो आप वैसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे अभी मन्नत ने बोला था। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर। लाइन स्पेक्ट्रा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सर ये याद रखना है एटम्स का होता है? याद रखना। ओके सर। हाँ भाई 70 तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? बढ़ जाऊं आगे। आगे बढ़िए, 80 तक बताइए, 80 तक कोई डाउट हो तो। ये सब ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए। Yes, sir. 90 तक कोई डाउट? सर 90 इसमें हाँ सर 83 सर 83 83 ले आओ जरा वहां पे आर्यन इसको। क्रॉप कर दो, क्रॉप। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो आपके पास में हर्षिता एक इलेक्ट्रॉन जो था, अच्छा मैं तो शायद इस पे लिख नहीं पाऊंगा ना, कोई नहीं ये लिख लेगा आर्यन। आर्यन 3-4 लाइन बना दो पैरेलल में। ठीक है हर्षिता, इस क्वेश्चन को हम करें उससे पहले ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका है और अब नीचे आ रहा है तो उसको हम बोलते थे एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर 2 से 1 में है तो वो टोटल कितने डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट करता है? अगर 2 से 1 में आ रहा है, आर्यन बगल में लिखते चलना, 2 से 1 में आ रहा है तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स बगल में साइड सर 1। ठीक है, अगर 3 से 1 में आ रहा है तो हर्षिता कितने फोटॉन्स एमिट करता है डिफरेंट टाइप के? सर 2 पक्का? सर डिफरेंट टाइप्स के तो 2 ही होंगे। ध्यान से सोच लो। यस सर। आर्यन जरा समझा दो हर्षिता को कितने होंगे? सर 3 होंगे, सर 3 होंगे। हो गए 3?
यस सर। ठीक है हर्षिता, 4 से 1 के लिए कितने होंगे? सर 6। पक्का? यस सर। 5 से 1 के लिए कितने होंगे? सर 10। पक्का? यस सर। 6 से 1 के लिए? NC2 से आ रहा है नंबर वैसे, अगर हर्षिता समझ पा रहे हो तो आप। हाँ जी सर। 62 से फिर थोड़ी देर शांति रखो, अभी हर्षिता का क्वेश्चन पूरा होने दो। हाँ जी हर्षिता, 62 की वैल्यू कितनी होती है? सर 15। 15 आ जाएंगे। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। A hydrogen atom in the ground state is excited by monochromatic radiation of wavelength lambda। आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन था जो कि ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, और उस पे हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई है जिसकी वजह से वो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है नहीं पता, 2 में गया है, 4 में गया है, 10 में गया है, कहाँ गया है नहीं पता। The resulting spectrum consists of maximum 15 different line। अब रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है यहाँ पे? ऊपर तो पहुंचा दिया आपने, अब क्या रिजल्ट करेगा? रिजल्ट ये होगा कि वो नीचे आएगा। तो जो नीचे आने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपको टोटल डिफरेंट टाइप के 15 लाइन मिल रही हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ गया था? 6 में गया था या नहीं 6 गया? वाली में। यस सर। तो ये पूछा है उसने, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वो जो फॉर्मूला चलता था आपका RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1, वहां से कर लोगे क्या? यस सर हो जाएगा। ठीक है श्रेया बोलिए क्या कह रहे थे? सर वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया था, पर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, सर ने कहा था जब एटम हो तो फिर हम जो जैसे मैक्सिमम होंगे, तो जैसे यहाँ पे 2 का मैक्सिमम आ रहा है ना 3 से 1 में इस सिंगल टाइम में, तो वो लेंगे। तो वैसे सर समझ आ गया था 15 कैसे, पर सर ने ऐसा बताया था तो कंफ्यूजन हो रही, थोड़ी क्लियर कर दो। मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आपने क्या क्या बोल दिया। सर वो बोल रहे जैसे आप इसमें 2 वेज थे ना, एक ही वे होना चाहिए था क्योंकि एक एटम लिया हुआ है हाइड्रोजन का। तो वे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, आपके पास में एक सेकेंड, अ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अ हाइड्रोजन एटम, नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा लिखा है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तब सही है फिर ये क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सिंगल के लिए नहीं। अब ठीक है श्रेय? यस सर, थैंक यू। गड़बड़ी है इसमें। हाँ जी 90 तक और कोई डाउट? देख लो आराम से। हाँ 90 तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। सर वो इसमें नहीं है, लेकिन ऐसे ही पूछ रही हूँ कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी थी। उसमें एक हमारी सेंटेंस था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो हर्षिता ये तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको बताओ, मतलब एक्सप्लेन करूं इसको कैसे? अच्छा ठीक है, वो सर उसमें इनकरेक्ट लिखा है, मैंने गलत पे टिक कर लिया। ज्यादा मिठाई खा ली क्या दिवाली पे? अच्छा वो तो खा रही है। 100 तक बताइए, 100 तक कोई डाउट हो तो। सर एक वो था, which of the following relates photon both as wave motion and stream of particles। फिर से समझ नहीं आया, फिर से बोलना। Which of the following relates photon both as wave motion and as stream of particles। ठीक है सर उसका मेरे को समझ नहीं आया सर। E equals to h nu दिया हुआ था। हाँ, सर वो कैसे है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे है कि E इज इक्वल टू एच न्यू जो है आपके पास में, वो एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की, ठीक है। तो अगर सिंगल एक फोटोन की आप बात करो, बेसिकली आपने उसको डिवाइड तो कर दिया, तो वो तो हो गया पार्टिकल। यस सर। और जो न्यू आपने उसके साथ में लगाया हुआ है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होती है? वेव के लिए, जो कि ऑब्वियसली कैसे नेचर की बताते हैं हम? कंटिन्यूअस नेचर की। यस सर। वेव नेचर भी हो गया और पार्टिकल नेचर भी हो गया। हाँ जी सर, आ गया था मुझे। नेक्स्ट और बताइए, और कोई डाउट? सर 97th में रेडियल एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? हाँ जी सर 97।
वैसे सिंपल साई ही होता है। मैं समझा देता हूँ उसमें रेडियल एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है। एक मिनट रुको जरा, मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। हटाओ जरा आर्यन, एक मिनट। वो चीज थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कुछ में स्क्रीन शेयर कहाँ से आएगी? स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा। देखिए जो साई है ना आपके पास में, ये साई एक्चुअली दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है आपके पास में इसमें रेडियल फंक्शन, और एक होता है इसमें एंगुलर फंक्शन, विच कंसिस्ट ऑफ थीटा एंड फाई। अगर इसके जीरो होने की वजह से साई जीरो हो रहा है तो उसको बोल देते हैं हम रेडियल नोड, और अगर इसके जीरो होने की वजह से ये जीरो हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं एंगुलर। तो ये वाले जो इस टाइप के आप ग्राफ बनाते थे, इसमें आप देखना कई बार क्वेश्चंस में यहाँ साई की जगह वो साई ना लिख करके कैपिटल आर लिखेगा, क्योंकि देखिए जो आपके पास थीटा वाला पार्ट होगा साई का, उसका आर के साथ कोई वेरिएशन होगा ही नहीं। आर के साथ वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्ट का होगा? रेडियल पार्ट का होगा। एंगुलर पार्ट तो रेडियस के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो उसको तो आप कांस्टेंट की तरह भी शो कर सकते हो। तो अब एक बार फिर से बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या था? रेडियल एम्पलीट्यूड शायद आप कह रहे थे कुछ, है ना? तो इस साई में ये जो आर वाला पार्ट होता है, मतलब जो आर का जो फंक्शन होता है, उसको हम रेडियल एम्पलीट्यूड। क्लियर है? बाकी आप क्वेश्चन अगर कोई स्पेसिफिक पूछना चाह रहे हो तो वो क्वेश्चन नंबर बता दो, तो मैं उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है वो समझा दूंगा, या फिर आ गया समझ में? आ गया सर। ठीक है आर्यन, शेयर कर लीजिए। सर 99 क्वेश्चन। सर 100 इसमें एनर्जी के हिसाब से देखते होते हैं। तो फॉलो ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में तो देखो सारे एसपीडी का तो कोई चक्कर होता नहीं है, उसमें तो केवल शेल का होता है, तो फिर क्लोजर टू द न्यूक्लियस तो सीधे सीधे 5f हो जाएगा, क्योंकि 5f में क्या होता है हाइड्रोजन में 5s 5p 5d 5s सेम एनर्जी के होते हैं। ये सर वैसे एनर्जी जिसकी कम होती है वो पास में होता है ना न्यूक्लियस के? ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस के पास है, इसीलिए तो उसकी एनर्जी कम होती है। हाँ जी समझ गए सर। हाँ जी नेक्स्ट। 100 100 में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए एक बार। एक मिनट रुको, एक मिनट अभी मत बताना। The radius maximum probability of 3s 3p and 3d electron are in the order 3s की मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगी, 3s की ज्यादा होगी, इसका मतलब सी ऑप्शन है क्या इसका आंसर? यस यस एक बार स्क्रीन बंद करो आर्यन। इधर देखिए, एक ही स्केल पे बनाता हूँ तब आपको ढंग से समझ में आएगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ, अभी अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से ये साई स्क्वायर 4πr² साई स्क्वायर का आर के साथ 3D के लिए कैसे बनेगा? 3D के लिए क्या है आना चाहिए, सोच के बताइए। ध्रुव बताएगा, ध्रुव डी के लिए बताइए, डी के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 3D के लिए कैसे होगा? सर क्या चाहिए सर, एक बार रिपीट करना। अब इसको तीनों को मैं एक ही स्केल पे बना रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना।
3s बना दीजिए। तो जो क्वेश्चन में था अर्शिता, वो ये बताइए कि अगर 3s के लिए ये है तो वो कौन से आर की बात कर रहा है हमसे, जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गया है। मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई ना यहां से लेके यहां तक, ये है वो आर मैक्स 3s के लिए। ठीक है, बात करते हैं 3p। 3p की क्या कैसे आएगी? आज बताइए, थोड़ी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर। ये आर मैक्स आपका हो गया 3p के लिए। और 3d के लिए बताइए, और भी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अब आ जाइए आप उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपका चल रहा था। दिस इज फॉर 3s, दिस इज फॉर 3p एंड दिस इज फॉर 3d। और हमसे वो इस वाले आर मैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये आप उस क्वेश्चन के साथ में ही बुक में बना लो। शेयर करना आर्यन। बुक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 100 अब बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 110 तक बताइए, 110 तक कोई भी डाउट होता है? सब 103। 103 निकाल दीजिए। 103 इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। हाँ जी, किसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर? एल को। एल को। उसका नाम वैसे दूसरा लेते थे हम लोग क्या बोलते थे उसको? एजीम्यूथल का ही दूसरा नाम है सब्सिडियरी। ठीक है, इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ अ सब एनर्जी लेवल। अच्छा, एक होता है एनर्जी लेवल, एक होता है सब एनर्जी लेवल। तो सब एनर्जी लेवल का भी मतलब क्या हुआ? एक हो गया शेल एनर्जी लेवल मतलब शेल, और सब एनर्जी लेवल मतलब सब शेल। कह रहा है कि किसी सब शेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। L4 किसके लिए होता है? L4 कौन सा होता है? जी जी के लिए होगा। एक SPDF जी के लिए होगा, सही बात है। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटीज आर। तो कह रहा है उस जी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटीज कितनी कितनी हो सकती हैं। आर्यन क्वेश्चन क्रॉप करो। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर जी सबशेल की हम बात कर रहे हैं तो जी में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एफ में 7 आ गए थे लास्ट। जी जी में 9 हो जाएंगे। होंगे तो ऑर्बिटल्स ड्रॉप कर कीजिए आप आर्यन। ऐसे कौन ड्रॉ करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें अब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी बतानी है। पहले तो मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताओ, लिख दो आर्यन नीचे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मोमेंटम, स्पिन ओनली मोमेंटम नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो भी बताया था। 2s+1 ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मिनिमम क्या हो सकता है? एस की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? मॉड एस की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 हो सकती है। 0 से कम तो नहीं हो सकती ना कभी भी। Yes, अच्छा, sir. 0 कब हो सकती है? कब हो सकती है 0? जब सारे ऑर्बिटल्स भरे हो गए। तब या तो सारे ऑर्बिटल्स खाली हों या सारे ऑर्बिटल्स भरे हों। ठीक है, तो 0 जब 0 है तो फिर 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? Yes. तो मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी हो गई? 1। अब ये बताइए मैक्सिमम कब करना है? मैक्सिमम कब होगा? जब सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन सब में एक एक भर दो। जब सब में आप एक एक भरोगे 9 s की वैल्यू 9 × ½ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। तो s की वैल्यू अगर 9 × ½ मतलब 9/2 हो गई,
तो 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 9 और फिर +1 और कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आ गया। नेक्स्ट। हाँ जी 110 तक बताइए। सर जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो 4s की ज्यादा होगी ना 3d से? इलेक्ट्रॉन निकालना 4s में से आसान होता है। 3d की ज्यादा होनी चाहिए। नहीं 1 मिनट पहले है ना वो, तो ठीक है 4s की ज्यादा होती है, ठीक है। 4s की ज्यादा होगी, ओके सर। 110। 120। 120 सर। 120। यस सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो पता है ना आपको, एस और पी का ज्यादा होता है, डी और एफ का कम होता है, और एस और पी में एस का ज्यादा होता है, तो फिर क्या बताना है इसमें? हाँ जी ये तो वो है पूरा का पूरा जो वो पढ़ा है हमने, क्या नाम था उसका? पीरियोडिक टेबल करना भूल गए हाँ सर। हाँ पीरियड टेबल में क्या था? स्लेटर्स रूल, यही तो है वो स्लेटर्स रूल। हाँ जी सर पढ़ लूंगा। सर एक चीज पूछनी थी। सर जो ये एनर्जी लेवल होता है हाइड्रोजन एटम में, वो 3s 3p और 3s और 3p का बराबर कैसे होता है? जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ना तब तक उसमें एनर्जी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग नहीं होती है। वो स्प्लिटिंग होती ही तब है जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर शेल में जितने भी सब शेल हैं उनकी सबकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है। और इसको और तो आपको डिटेल में देखना है तो प्रदीप में बहुत अच्छा पूरा का पूरा पैरा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आखिर वो कैसे सब में सेम होता है। तो एक बार देखना चाहो तो वहां से देख सकते। ओके सर। 120। 130। 140। सर इसमें एक डीजेनरेसी भी आई थी, वो मेरे को पता नहीं है क्या होता है। डीजेनरेसी मतलब कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। डीजेनरेट ऑर्बिटल यार अभी अभी तो पढ़ाया हमने उसमें, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीजेनरेट नहीं पढ़ा था, जिनकी एनर्जी सेम होती है। हाँ सर वो ध्यान में नहीं रहा। सर इस बुक का 134 134 134 में क्या बताना है? कौन सा ऑप्शन? सर ए और सी। So the following statement is incorrect. The concept of penetration and shielding are important in deciding the energetic ordering of orbital multi-electron atom. बिल्कुल सही बात है। क्या डाउट है इसमें आपको? सर मेरे को अच्छा शील्डिंग का ही नहीं समझ में आता, पेनिट्रेशन का तो आ गया था, वो मैं पढ़ लूंगा सर स्लेटर से एक बार। जो जितना पास होगा न्यूक्लियस के उसकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा होती है और उसकी वो शील्डिंग भी ज्यादा करता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की। सर सी पार्ट भी रेडियल उसमें रेडियल आते हैं, एंगुलर न्यूट्रॉन आते हैं। सर वो मेरे को नाम कहो, अब आ गया था। नेक्स्ट 140 तक कोई डाउट? एक 150। 150। सर 144। 144 फॉर सिमिलर ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ठीक है ऑर्बिटल सेम है, मतलब जैसे p ले लो लेकिन n अलग अलग करना है, तो 2p 3p 4p की बात चल रही है। तो मोस्ट डिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन n। वो कह रहा है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा जिस डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है वो बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। 3p वाली ज्यादा बाद में आएगी, 2p वाली पहले ही आ जाएगी। क्या डाउट है इसमें? अच्छा मैं ये नहीं सोच पाई थी 2p 3p। नेक्स्ट 150 तक डाउट कोई? सर इस क्वेश्चन का इस बुक का 148। 148 The Aufbau principle implies that a new electron will enter
n ऑर्बिटल फॉर विच n+l रूल को ही हम ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यस तो सर। सिंपल है ना, जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होती है उसमें आता है। ऑफ प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां आएगा जिसके लिए n+l कम। अगर n+l सेम हो जाए तो फिर स्टेटमेंट सेकंड आता है क्या, कि वहां आएगा जिसके लिए n। लोअर वैल्यू ऑफ n। पहला स्टेटमेंट तो मेन यही है ना कि n+l की वैल्यू मिनिमम। ओके सर। नेक्स्ट, वन 160 तक कोई डाउट? सर मेरे को एक डाउट है, वो क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आप ऐसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, वही डीजेनरेसी वाला है, उसमें ये नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन वाली बात नहीं पता। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, द डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम n is equal to, लिख रहा है, थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखो। sorry, द डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ hydrogen atom n is equal to 2. देखिए इसमें आपके पास में सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम का कन्फिगरेशन लिख दो। आर्यन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1। अब हमें बताना है डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ जी, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो, कहां पहुंचाओगे, 2s में। और ये बताइए सेकंड शेल में जब आपने पहुंचाया तो बगल में 2p भी है या नहीं है? और हाइड्रोजन के लिए क्या 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग है क्या, या एक ही होती है? एक ही होती है। तो ये बताइए, ये p के तो 3 ऑर्बिटल और s का 1 ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो गए? हाँ जी सर। डीजेनरेसी 4 हो गई या नहीं हो गई? हाँ, ठीक है। यस सर। रही बात, वो कह रहा है कि नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, उसका मतलब ये है कि स्पिन चेंज होने से उसकी एनर्जी पे कोई भी फर्क पड़ता है, वो सब चीजें हमें यहाँ नहीं कंसीडर करनी। मतलब हो सकता है वो चीज थोड़ी हाई लेवल की हो, शायद स्पिन चेंज करने से एनर्जी में कोई फर्क पड़ता हो, बट वो सब चीज तो हम जानते नहीं है। तो जो चीज हम जानते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि इस केस में डीजेनरेसी क्या हो जाएगी। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी भाई, 160 तक कोई भी डाउट है तो बोल दो। वन 170 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए। 180। सर ये लास्ट के 2 क्वेश्चन। 175 सर 174। दो या लास्ट के तीनों? लास्ट के 2। लास्ट के सर 2। हाँ भाई, क्रॉप करो। देखिए भाई क्वेश्चन ध्यान से, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, सुनिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती ही है वो खतरनाक सी, उसको सॉल्व किया गया और हाइड्रोजन के 2s ऑर्बिटल के लिए जब सॉल्व किया गया तो एक्सप्रेशन ये निकल के आया है खतरनाक सा, जो आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। अब सबसे पहले तो 2s के लिए साई का ग्राफ क्या होता है, एक बार आर्यन बना दो। 2s के लिए जो साई का ग्राफ होता था आर के साथ, वो क्या होता था वो बना दो। या नीचे 2s मत लिखो, नीचे आर लिखो एक्स एक्सिस पे। साई के साथ सबस्क्रिप्ट में लगा दो 2s लगाना है तो। नहीं, गलती करने जा रहे हो आप। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस को कट करके नीचे लेके आओ और फिर एसिम्प्टोटिकली बना दो। ठीक है। इसमें एक गलती ये सुधारो कि वो जो ऊपर आपने जहां से स्टार्ट करके फिर जो थोड़ा सा मैक्सिमा दे दिया जबरदस्ती का, वो मैक्सिमा खत्म करो। नहीं नहीं, ये वाला। ठीक है। हाँ जी। अब
आपके पास में साई का जो जो हम लोग ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, इसका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है, मतलब ये ग्राफ आया किस चीज से, वो एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है आपके सामने ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमसे कह रहा है वेयर ए नॉट इज बोर रेडियस, ए नॉट आपकी बोर रेडियस है, बोर रेडियस का मतलब होता है हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की रेडियस, जिसका हमारा फॉर्मूला होता था ना कुछ 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, उसमें एन और जेड वन करके जो 0.529 एंगस्ट्रम होता था, वो आपके पास में बोर रेडियस बोलते हैं, उसको ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द रेडियल नोड इन 2s बी एट आर नॉट, ये बताइए रेडियल नोड कहाँ होगा, जिसका भी डाउट है। अर्शिता या संजीत, किसका डाउट है? सर मेरा मेरे पास इस टाइम हाँ संजीत, ये बताइए कि रेडियल नोड है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यही तो मतलब है। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आर्यन लिखना फॉर्मूला, मिलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला साइड में लिख दो, हाँ, इनटू साई स्क्वायर। ये चीज बताइए थोड़ा सोच के संजीत, कब ये चीज 0 होगी? क्या 4 कभी 0 हो सकता है? नो सर। पाई 0 हो सकता है? नहीं। आर 0 का मतलब होता है न्यूक्लियस, आर वो भी पहले ही पता है कि न्यूक्लियस पे तो नहीं होता है, तो आर भी 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कब 0 होगा ये? साइज के 0। साई स्क्वायर 0। साई स्क्वायर कब 0 होगा? जब साई 0 हो। यस सर। साई, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर, बस इसको 0 करना है आपको। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए आप ध्यान से, कब ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है? इसमें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1/4 √2 पाई, कभी वो टर्म 0 जब 2 इक्वल्स टू आर बाय ए नॉट। 2 इज इक्वल टू आर बाई ए नॉट, तो ए नॉट कितना, सॉरी आर आर बाय 2। कितना, आर कितना, 2 ए नॉट। तो मतलब आर इज इक्वल टू 2 ए नॉट पे आपका रेडियल नोड आएगा या नहीं आएगा? यस सर। बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस सर, वो एक्सप्रेशन थी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 175 संजीत तुम एक्सप्लेन करोगी, करो, ड्रॉप कर दो। सर 1 मिनट ट्राई कर। ट्राई कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आता हूँ मैं 1 मिनट में, पानी पीके। हो गया सर।
अभी सुनजीत सोच लिया? यस सर, हो गया। मैच कर रहा आंसर? यस सर, कर गया। वेरी गुड, और क्या चाहिए। हाँ जी, तो ये हमारा लेवल 1 डिस्कस हो गया है पूरी तरीके से, और अभी लेवल 1 ही डिस्कस करना था हमें। कल का क्या रखा हुआ है हम लोगों ने डिस्कशन के लिए? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। हाँ जी, कल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जो भी है वो आप लोग सॉल्व करके लेके आना, जो भी थ्योरी के डाउट हैं या उसमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, मॉड्यूल के लिए बोला हुआ है ना मैंने? यस सर। मॉड्यूल सर। अच्छा एक मिनट, मॉड्यूल लेकिन सॉफ्ट कॉपी में मिला या नहीं मिला कुछ लोगों को, जो जिनके पास नहीं था लास्ट क्लास में जो आप मांग रहे थे? नहीं मिला सर अभी। नहीं मिला। आपने बात की सुनीता मैम से या किसी से भी? बात भी नहीं करेंगे हम, मिला भी नहीं है सर हमको। अब भाई भगवान तो आपको देगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपके पास है। अब जैसे सुनिए, तुम्हारे पास लक्ष्य का जो भी मटेरियल होगा वहां से सॉल्व कर लेना, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। चैप्टर तो वहां पे प्रॉपरली Okay, पढ़ाया sir. गया था ना आपको, नोट्स वोट्स Yes सब sir. कुछ ठीक है, वहां से कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से आपके सर बारे में मेरे ना एक दो डाउट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ शिवम बोलो। सर मेरी बुक में ना 2-3 क्वेश्चन मतलब जंबल थे, वो मिले नहीं। वो आपको व्हाट्सएप कर दूं, 1-2 डाउट जो मेरी बुक में ठीक है, मिसमैच व्हाट्सएप। किया। ओके सर। हाँ सर मैंने पिछले साल ना मॉड्यूल नहीं की थी, वीके जायसवाल की थी। तो जायसवाल की थी, तो फिर ऐसा करो, फिर मॉड्यूल कर लो, पूरी कर लो आप उसको। ठीक है सर। मतलब अभी तो ऑब्वियसली कल तक तो आप नहीं कर पाओगे है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा क्यों? क्लास में कौन से बैच में थे आप? क्रूसेडर। तो डिस्कस नहीं हुई थी क्लास में? नहीं, मॉड्यूल डिस्कस ही नहीं हुई थी पूरी केमिकल बॉन्डिंग की? उसमें एक्सरसाइज 1 हुई थी लेकिन 2 और 3 नहीं हुई थी, और उसके बाद फिर सर ने वीके जायसवाल करने के लिए बोल दिया था। एक्सरसाइज 1 जो हुई थी वो केवल केमिकल बॉन्डिंग 1 की हुई थी, या केमिकल बॉन्डिंग 4 तक सबकी एक्सरसाइज 1 हुई थी? एक्सरसाइज 1 सबकी हुई थी। मैंने तो केवल अभी एक्सरसाइज 1 ही करने के लिए दिया है, तो वो तो कर ही सकते हो ना, फिर क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है सर, वो मेरे को लगा कि 2 भी करनी है साथ में। बस एक्सरसाइज 1 के लिए बोला है। देखो फर्स्ट रिवीजन में बस इतना ही करना है, ज्यादा हम करने का ट्राई करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो उतना नहीं है ना अपने पास में टाइम। एक पूरा रिवीजन प्रॉपर हो जाए, उसके बाद में चाहे सेकंड राउंड लगा लेंगे हम रिवीजन का, फर्स्ट के लिए इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ जी सर। सर सबकी एक्सरसाइज 1 करनी है कि सिर्फ पार्ट 1 की? 4 में है वो, है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग 1 2 या तो 3 है या तो 4 है। सबकी एक्सरसाइज 1 का भी क्या करना है मैंने वो भी कल बताया था, बट नोटियाल हो तुम, है ना, पूछ ही लेते हो, क्वेश्चन आ ही जाता है तुम्हें। उसमें एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पार्ट 2 करने का बोला था आपने। बस पार्ट 2 करने के लिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं, कर लेना। और प्लीज आज वो सब फोन मत करना, कल जो मेरे पास 6-7 फोन आए थे कि सर ये कल मत रखना और नेक्स्ट वीक रख लेना। नेक्स्ट वीक रख के क्या करेंगे उसको, जब नेक्स्ट वीक पेपर ही हो चुका होगा, तो पेपर तो इस वीक में है ना आपका एटॉमिक का, नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करके क्या करेंगे उसको। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।